Hello guys, today we're going to discuss a topic of pathology called necrosis, and before we get on to the topic, let's थोड़ा सा overview ले लेते हैं. I am assuming you already know this. Still, if you don't, जो अपना नॉर्मल सेल होता है, ठीक है, अब उस पर कोई काइंड ऑफ इंजरियस स्टिमुलस लगा उसको या स्ट्रेस लगा तो उसको सेल इंजरी हो गई. अब वो स्टिमुलस अगर माइल्ड है यानी सेल रिकवर कर लेगा, खुद होम्योस्टासिस अपना मेंटेन कर लेता है तो वो अपना नॉर्मल हो गया, ये साइकिल फॉलो हुआ. बट अगर वो स्टिमुलस काफ़ी सीवियर और वो प्रोग्रेस करती जाती है, उस सेल को ट्रीट नहीं किया अपन ने, तो इरिवर्सिबल इंजरी स्टेज में वो एंटर कर जाती है. उसके बाद तो अब कोई टर्निंग बैक है नहीं, तो सेल डेथ होगी सीधा. तो सेल डेथ दो टाइप्स की हम देखते हैं, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस. आज हम नेक्रोसिस डिस्कस कर रहे हैं. नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में अगर तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है तो पहली बेसिक चीज़ समझो कि नेक्रोसिस पैथोलॉजिकली हमें देखने को मिलती है, वेयरएज एपोप्टोसिस तुम्हें फिजियोलॉजिकली भी देखने को मिलती है, पैथोलॉजिकली. जो अपना नेक्रोसिस है वो रैपिडली होता है, एक्सीडेंटल है और अनकंट्रोल. ठीक है, क्यों है एक्सीडेंटल रैपिड? तो इतनी ज़्यादा सीवियर इंजरी होती है, इतना सीवियर स्टिमुलस है कि सेल अपना खुद का सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम ऑन कर ही नहीं पाता और सीधा नेक्रोसिस हो जाता है. अब नेक्रोसिस हो क्यों रहा है, इसका रीजंस क्या है? तो इस्चेमिया पता होगा क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई. जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा सेल को तो अपनी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है जहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन होता है ना, सेल्स को एटीपी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है, सबसे मेन पंप हमारे सेल्स का है ना, वो रिवर्स हो जाता है. तो नॉर्मली क्या होता है कि 3 सोडियम बाहर जा रहा है और 2 सोडियम अंदर आ रहा है. अब इसमें क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है. तो 3 पोटाशियम अंदर जा रहा है, 2 सोडियम बाहर जा रहा है, तो वाटर भी अंदर जा रहा है उस पोटाशियम के साथ. तो जो हमारा सेल है वो हो जाता है स्वेल. ठीक है, सेल स्वेलिंग हो गई हमारी. तो हाँ, मतलब ये सब होता है इस्चेमिया की वजह से होता है. मैं थोड़ा साइड टॉपिक चली गई. बर्न्स की वजह से भी होता है. बर्न्स अगर हो रहा है तो जो प्रोटीन है उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, एनी काइंड ऑफ केमिकल फिजिकल इंजरी कुछ भी. ठीक है, इनकी वजह से हमारा नेक्रोसिस होता है. अब नेक्रोसिस में हो क्या रहा है, तो जो भी हमारे प्रोटीन्स है उसका डीनेचुरेशन होता है. ठीक है, ये अपना रॉबिन्स में भी लाइन है दिया हुआ, देखो. नेक्रोसिस इज कैरेक्टराइज बाय डीनेचुरेशन ऑफ द सेलुलर प्रोटीन्स. तो जो भी हमारे प्रोटीन्स है उनका डीनेचुरेशन हो जाता है, जो अपने अटैच्ड होते हैं ना. लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट्स थ्रू मेम्ब्रेन. तो जो हमारा मेम्ब्रेन है उसका डैमेज हो गया तो वो रेगुलेट नहीं कर पाएगा क्या बाहर जा रहा है क्या अंदर जा रहा है, उसकी वजह से ही तो सेल स्वेल हो रहा है अपना, है ना. तो अब ये सब इतना डैमेज हो रहा है तो जो भी अपना अंदर कंटेंट है सेल के अंदर वो सारा लीक आउट हो रहा है. ठीक है, अब लीक आउट जब हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारी इम्यून सिस्टम देखेगी कि भाई ये सब हो क्या रहा है, तो वो वहाँ पे आएगी उसको फिक्स करने. तो उसकी वजह से लोकल इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलती है. ठीक है, अब अगर डैमेज इतना ज़्यादा तो डैमेज अगर कुछ ज़्यादा ही सीवियर हो जाता है, मेम्ब्रेन डैमेज कुछ ज़्यादा सीवियर होता जाए, तो जो लाइजोजाइमल कंटेंट्स, जो एंजाइम्स होते हैं जो यूजुअली वेसिकल्स के अंदर रहते हैं, वो बाहर निकलेंगी और जो भी सेल है ना, सेल का कंटेंट उसको खाने लगेगी. ठीक है, और हाँ, तो अब एक चीज़ जो हमें रॉबिन्स में दी हुई है, जब सेल इंजरी होती है ना, हमें डैम्स उनमें देखने को मिलता है. ये डैम्स निकालते हैं. डैम्स यानी कि डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स. तो इसका कंटेंट क्या होता है, तो एटीपी. ऑब्वियसली जो माइटोकॉन्ड्रिया है अपना वो डैमेज हुआ तो एटीपी निकलेगा. डीएनए का ब्रेकडाउन होगा तो यूरिक एसिड एंड बहुत सारे और भी चीज़ें जो नॉर्मली तुम्हें हेल्थी सेल में मिलेगा देखने को, बट क्योंकि हमारा सेल इंजर्ड हो गया वो सारी चीज़ें बाहर निकल गई, तो जो भी ये डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स है उसमें वो सारी चीज़ें होंगी जो नॉर्मली एक हेल्दी सेल के अंदर होती है. ठीक है, अब ऑब्वियसली वो सब बाहर निकल गया तो तुमने पता है फर्स्ट ईयर में मार्कर्स पढ़े होंगे, जैसे ट्रोपोनिन हो गया एंड वॉट एवर. तो यूजुअली क्या हो इनका क्या था बेसिस कि ये सेल के अंदर थे, पर अगर सेल का डैमेज हो गया तो वो बाहर निकल गए, है ना. तो इससे तुम्हें तो नेक्रोसिस को ब्लड बैंक्स में भी काफ़ी यूज़ होता है. तो वही लिखिए यहाँ पे कि जो ब्लड टेस्ट का बेसिस होता है वो यही है. ठीक है, अब हमने देख लिया नेक्रोसिस का ओवरव्यू ले लिया, क्या क्या हो रहा है. अब इसकी मॉर्फोलॉजी समझो तुम, नेक्रोटिक सेल्स की मॉर्फोलॉजी. तो नेक्रोटिक सेल्स में तुम्हें इओसिनोफिलिया देखने को मिलेगा. इओसिनोफिलिया यानी कि जो इओसिन होता है ये होता है अपना एसिडिक. ठीक है, तो ये क्या करता है, अच्छा सॉरी पहले देखो, जो नॉर्मल सेल होता है ना अपना और जो एक नेक्रोटिक सेल है, जो नेक्रोटिक सेल है वो बहुत ज़्यादा पिंक दिखेगा. जब स्टेनिंग करेंगे ना H&E से माइक्रोस्कोप में देखेंगे
तो वो नॉर्मल सेल से ज़्यादा पिंक दिखेगा क्योंकि इओसिनोफिलिया है। इओसिन होता है एसिडिक, जो कि अपने प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा। ऑब्वियसली प्रोटीन्स लीक आउट हो रहे हैं ना, डीनेचुरेशन वाले लीक आउट हो रहे हैं सारे प्रोटीन्स, तो इओसिन उनसे बहुत ज़्यादा बाइंड कर जाएगा और वो पिंकिश दिखने लगेगा अपना सेल। और बेजोफिलिया का लॉस हो जाएगा, मतलब बेजोफिलिया उतना नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि जो आरएनए कंटेंट है हमारा, ठीक है, सेल का, वो तो डिग्रेड हो गया, तो लॉस ऑफ बेजोफिलिया देखने को मिलेगी। ऑल्सो यहाँ पे लिखा है कि उनका एक ग्लासी अपीयरेंस देखने को मिलता है ना, क्योंकि उनका जो ग्लाइकोजन पार्टिकल्स है उसका लॉस हो गया। हाँ, सो अब हमने देखा कि यूसिनोफिलिया, ग्लासी अपीयरेंस, लॉस ऑफ बेसोफिलिया और माइलिन फिगर्स। अब देखो, जो मेरा नॉर्मल सेल है, मैंने बोला था ना कि सोडियम पोटेशियम पंप जब फंक्शन करना उल्टा वो रिवर्स हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक होगा तो सेल स्वेलिंग होगी, है ना। तो सेल स्वेलिंग जब होगी तो ऐसे ब्लेब्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं। ब्लेब्स के ऐसे, ये जो है ना, ये होते हैं, इसको ब्लेब्स बोलते हैं, ठीक है, ब्लेब्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं। बट देयर इज अ पॉइंट टू हाउ मच वाटर कैन कम इन, राइट। उसके बाद जब वो एक सर्टेन लिमिट पहुंच जाएगा तो उसके बाद माइलिन फिगर्स बनते हैं। माइलिन फिगर्स अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे अंदर, तो ऐसे इसका वर्ल्ड अपीयरेंस होता है, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसका कंसंट्रेशन, इसमें फॉस्फोलिपिड्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू कैल्शियम, ठीक है, ये अपने आप को देखने को मिलता है। फिर न्यूक्लियस में क्या चेंज के होता है, यानी कि पिक्नोसिस। पिक्नोसिस में क्या होता है, तो ये अपना नॉर्मल सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है ना। पिक्नोसिस में क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है उसका श्रिंकेज होता है, ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लियस का साइज़ है वो घट जाता है, उसका न्यूक्लियर श्रिंकेज हो जाता है, ठीक है। तो यह पिक्नोसिस हुआ, श्रिंकेज होगी। फिर उसके बाद होता है कैरियोहेक्सिस, ठीक है। कैरियोहेक्सिस में क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा कैरियोहेक्सिस में। लास्ट में होता है कैरियोलाइसिस, जिसमें अपना न्यूक्लियस चला ही जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था अपना पार्ट 1 में। बाकी सेकेंड पार्ट में वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। थैंक यू।